आज हम बात करने वाले हैं कि वसीयत क्या होती है, वसीयत कितने प्रकार की होती है, वसीयत से जुड़े कानून कौन कौन से हैं, वसीयत की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है और इसको रजिस्टर्ड यानी नोटराइज कराने की प्रक्रिया क्या है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वसीयत क्या होती है? वसीयत विल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति जैसे घर, जमीन, बैंक बैलेंस, शेयर आदि किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, यह सभी आवश्यक बातें उसमें लिखी जाती हैं। इसे अंतिम इच्छा पत्र या वसीयतनामा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वसीयत को। अंतिम इच्छा पत्र भी और वसीयतनामा। वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर की मृत्यु के बाद जिन भी लोगों का नाम उस दस्तावेज में लिखा होता है उन्हें कानूनी रूप से वह संपत्ति मिल जाती है। आसान भाषा में कहें तो इस दस्तावेज में आप यह लिखवा सकते हैं कि अपने मरने के बाद आप अपनी सारी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, भाई, बहन या किसी अन्य व्यक्ति को। मान लीजिए आप हैं, अब आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है आपके मरने के बाद उसका क्या होगा, आप किसको देना चाहते हैं। तो अब वो प्रॉपर्टी जिसको भी देना चाहते हैं उसके लिए आपको एक दस्तावेज लिखना पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को मिलेगी। तो इस दस्तावेज को ही क्या है? वसीयत कहा जाता है। जो वसीयत करता है उसे वसीयतकर्ता अर्थात टेस्टेटर कहा जाता है और जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है वह वसीयत ग्रहीता अर्थात बेनिफिशियरीज कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को ध्यान में बैठा लीजिए। अब इसी के आधार पर पूरा हमारा वीडियो चलेगा। यह है वर्मा जी, मनोज वर्मा। अब इन्हें क्या है? अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करनी है। वसीयत क्या है? किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की जा सकती है। मूवेल अर्थात चल संपत्ति और इमूवेल अर्थात अचल संपत्ति की। अब जिन लोगों को चल अचल संपत्ति का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मूवेल प्रॉपर्टी अर्थात चल संपत्ति। तो चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है, जैसे कि सोने के गहने, सिक्के, कार, पैसा, रुपया। तो इसको चल संपत्ति कहते हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। अचल संपत्ति क्या होती है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता, जैसे घर, मकान, जमीन। तो इसको क्या है? एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति कहा जा सकता है। दोनों ही प्रकार का चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों ही संपत्ति की वसीयत कराई जा सकती है। तो यह रहे वर्मा जी। अब इनको क्या है? अपनी चल संपत्ति अचल संपत्ति की वसीयत करनी है। भाई वैसे तो इनकी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी इन सारे लोगों के नाम पे आने ही है। इन सभी लोगों को इनके मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी इन सभी लोगों को मिलना ही है, बराबर बराबर अंश प्राप्त होना है। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, घर का बड़ा बेटा जैसे राकेश हो गया, पता चला कि बड़ा बेटा शेर बन गया और नहीं तो छोटा बेटा शेर बन गया, तो क्या होता है? सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। अब सारी संपत्ति हड़प गए, बेटी को कुछ नहीं दिया, तो बेटी की शादी हो गई, उसे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है कि एक तेज है और एक धीमा है, ये भी कई बार देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ा बेटा पूरी संपत्ति ले लेता है और छोटा बेटा बोलता है अरे यार कौन फालतू में इससे लड़ाई करे, क्यों फालतू में इससे लड़ाई झगड़ा करूं, इससे अच्छा भैया मैं शांत रहूं। तो कभी कभार ये भी देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति क्या है? बच्चों के बीच में आ सकती है। तो इसीलिए वर्मा जी, मनोज वर्मा, इसीलिए वर्मा जी के मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी संपत्ति की वसीयत लिख दी जाए, बाद में लड़ने मरने का झंझट ही खत्म हो। तो इसलिए वर्मा जी क्या है? वसीयत लिखना चाहते हैं। तो ये हो गई वर्मा जी की पत्नी रमाबाई। उसके बाद बड़ा वाला बेटा हो गया राकेश, बड़ा पुत्र। उसके बाद एक बहन हो गई, बेटी होगी वर्मा जी की शालिनी पुत्री, और छोटा बेटा हो गया विशाल पुत्र। तो ये क्या है? मनोज वर्मा वसीयत करता है और ये सभी लोग क्या है? ये वसीयत ग्रहीता है, अर्थात ये वसीयत करता टेस्टर हैं और ये वसीयत ग्रहीता बेनिफिशियरीज हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि वसीयत सिर्फ इन तीनों का किया जा रहा है, राकेश का, शालिनी का और विकास का। पत्नी के नाम पर नहीं की जा रही है, क्योंकि अलग से पत्नी के लिए जमीन और मकान खरीद दिया है और उसके खाते में अलग से पैसा भी जमा कर दिए हैं पत्नी के नाम पे, वर्मा जी। तो पत्नी को क्या है, वर्मा जी ने फ्री कर दिया है। तो भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम तुम्हारा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें अलग प्रॉपर्टी दे दी है। अब मेरे पास जो प्रॉपर्टी बचा कुचा है तो मैं इन तीनों को देना और इन तीनों के बीच में बांटना चाहता हूँ, जिससे बाद में विवाद ना हो। तो वसीयत क्या है, इन तीनों के पक्ष में की जा रही है। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि शादी के बाद पत्नी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वहम है, आपको ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मालिक वही रहता है। पत्नी को कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, जीते जी पति के मरने के बाद ही पत्नी को प्रॉपर्टी मिल सकती है। और यदि वह वसीयत कर गया है, जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर लिख गई, तो पूरी प्रॉपर्टी उसी को मिल जाएगी, पत्नी को कुछ नहीं मिलेगी। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी को यह अधिकार दे कि शादी के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। यह कानून सिर्फ यूएसए, कनाडा, फिर जो भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ सिर्फ चलता है, इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में सिर्फ वाइफ यानी कि पत्नी भरण पोषण मांग सकती है अपने पति से, जैसे कि धारा 144 BNSS जो पहले 125 CRPC हुआ करती थी। तो खैर यह सब बाद की बात है, अभी हम फोकस करते हैं वसीयत पर। तो वर्मा जी का क्या है, वसीयत करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों के पक्ष में। जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है वह वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा विल लिखा है या कराया है वह कभी भी इसे निरस्त करवा सकता है या बदले में दूसरे के नाम भी कर सकता है। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि वसीयत कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वसीयत कितने तरह की होती है। तो आमतौर वसीयत दो प्रकार की होती है। पहली हो गई द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 के तहत विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात साधारण वसीयत। हमें इसी में फोकस करना है क्योंकि भारत का आम आदमी यही वसीयत करता है। आप हो गए, मैं हो गया या कोई भी भारत का नागरिक हो, एक्सेप्ट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, भारत की 3 सैन्य शक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक यही वसीयत करता है। दूसरी वसीयत हो गई द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1965 की धारा 65 और 66 के तहत विशेषाधिकार युक्त वसीयत। अर्थात ये वसीयत कौन करता है, जो भारत की 3 सेना है, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई और नेवी, इनके सैनिक या ऑफिसर, यही लोग विशेषाधिकार युक्त वसीयत कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ विशेषाधिकार रहित वसीयत पर ही फोकस करना है। विशेषाधिकार क्या है वो भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि साधारण वसीयत क्या होती है। विशेषाधिकार युक्त वसीयत ये क्या है, मैंने चालू भाषा में सिंपल तरीके से बता दिया। आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 59 क्या कह रहा है। विशेषाधिकार रहित वसीयत, साधारण वसीयत। द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति है वह वसीयत कर सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि वह स्वस्थ हो और दिमागी रूप से दुरुस्त हो, अर्थात दिमागी रूप से ठीक हो। अंधे और बहरे व्यक्ति भी वसीयत बना सकते हैं अगर वे अपने काम के परिणाम और उनके कानूनी परिणामों को समझते हों। एक सामान्य रूप से पागल आदमी भी वसीयत तैयार कर सकता है, लेकिन तभी जब वह बुद्धि से सोचने योग्य हो जाए। अगर एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत शून्य होती है। ये क्या है, मैंने चालू भाषा सिंपल तरीके से बता दिया है। आइए जरा सेक्शन देखते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन 59 क्या कह रहा है।
द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 वसीयत विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है विल वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। अर्थात समर्थ व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वसीयत कर सकता है। अगर आप वसीयत में ये बात साबित नहीं कर पाए कि वसीयत करने वाला स्वस्थ चित्त था, मतलब उसका दिमागी संतुलन सही था, दिमागी रूप से स्वस्थ था, स्वस्थ चित्त का महत्व यही होता है, तो ही वसीयत लागू हो पाएगी, नहीं तो वसीयत फेल कहलाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति ने वसीयत की है जो दिमागी रूप से ठीक नहीं था या जिसका मन नहीं था, जैसे ऊपर हो गए वर्मा जी, क्योंकि वसीयत लागू कब होगी? व्यक्ति के मरने के बाद। वसीयत में आपके नाम पर जो प्रॉपर्टी लिखी है आप वो लेने जाओगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि जिसने वसीयत की है वह स्वस्थ चित्त वह था, अर्थात उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही थी, मन बिल्कुल शांत था, अर्थात मन स्वस्थ था। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ चित्त। पूरी वसीयत इसी पर टिकी होती है। तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है यानी कि जो नाबालिग नहीं है, वह विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा, अर्थात दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकेगा। अब यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। तो पहला स्पष्टीकरण 1, कोई विवाहित स्त्री ऐसी किसी संपत्ति का विल वसीयत द्वारा व्ययन कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में अपने कृत्य द्वारा अन्य संक्रमण कर सकती थी। मतलब कोई व्यक्ति ऐसी मैरिड वुमेन शादीशुदा औरत कोई ऐसी प्रॉपर्टी संपत्ति वसीयत कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में क्या है, अन्य संक्रमण किसी और को देने में सक्षम थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये जो लड़की होती है उसे कई बार क्या है, शादी के बाद अपने मायके से कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप पूछेगा अपने घर में, जैसे मम्मी हो गई, मौसी हो गई, कईयों के पास क्या है, मायके से कोई ना कोई जमीन मिला होगा, अर्थात कोई प्लॉट या कोई भूमि कृषि योग्य किसी न किसी माँ या मौसी के पास कोई प्रॉपर्टी आई होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, उस स्त्री की निजी संपत्ति है। उसके मरने के बाद या तो बच्चों को जमीन मिले, यदि बच्चे नहीं हैं तो वह संपत्ति क्या है, मायके को वापस जाएगी, पति के नाम पर कभी भी नहीं जाएगी, पति के नाम पर कभी भी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, यह बात बड़ी बारीक चीज है। यदि आपकी माँ को कोई प्रॉपर्टी मायके से प्राप्त हुई है तो माता जी की मृत्यु के सिर्फ बच्चों को ही मिल सकती है वह प्रॉपर्टी। यदि बच्चे नहीं हैं, अगर निसंतान मृत्यु हो गई उस स्त्री की, तो वह प्रॉपर्टी क्या है, मायके को वापस चली जाएगी। जैसे नाना ने दी होगी तो नाना पक्ष को क्या है, वापस चली जाएगी। नाना नहीं है तो मामा के नाम पर जाएगी, फिर नामांतरण के द्वारा पति को नहीं मिल पाएगी। लेकिन क्योंकि विवाहित स्त्री की मौके से प्राप्त संपत्ति है तो ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। स्पष्टीकरण 2, ऐसे व्यक्ति जो बधिर, मुख या अंधे हैं उस कारण कोई बिल वसीयत करने से समर्थ नहीं हो जाते हैं यदि वे यह जानने में समर्थ हैं कि वह उसके द्वारा क्या कर रहे हैं। अर्थात भाई गूंगा व्यक्ति कोई पागल थोड़ी ना है या बहरा थोड़ी ना है। बहरा व्यक्ति पागल है या अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है वह पागल है, ऐसा व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उसे पता होना चाहिए कि भाई मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी जिसका नाम मैं वसीयत में लिख दूंगा, तो उसको यह बात समझ में आनी चाहिए। स्पष्टीकरण 3, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उम्मत है उसे अंतराल में जब वह स्वस्थ चित्त है बिल वसीयत कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो आम तौर पर क्या है, जिसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मामूली तौर पर बात चल रही है, यहाँ पे यह नहीं कि बिल्कुल पूरा पागल ही हो गया है, मामूली तौर पर उस समय उस अंतराल में जब वह ठीक था, उसका मानसिक संतुलन सही था, विल कर सकता है। मतलब मान लीजिए किसी ने वसीयत कर दी, वसीयत करने के बाद वह पागल हो गया, तो इससे क्या होगा, वसीयत फेल नहीं होती है, क्योंकि वसीयत वह पागल होने से पहले कर चुका है, तो ऐसी वसीयत अर्थात विल क्या है, वैलिड हो। स्पष्टीकरण 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोर्ट में हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसी से संबंधित विवाद ज्यादा आते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जब वह चाहे मत्ता से या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्भूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है,
तब विल वसीयत नहीं कर सकता है। अर्थात आपने कई ऐड देखे होंगे, टीवी पे आती है कि दादाजी पलंग पर लेटे हैं, बच्चे साइन करवा रहे हैं वसीयत पर, ऊपर से पानी टपक जाता है और सिग्नेचर जो है साइन वो मिट जाता है। कई लोगों ने ये वाली टीवी पर ऐड देखी होगी आमतौर पर। अब वो व्यक्ति क्या है, बीमार है, पलंग पर लेटा है, जाने वाला है यानी मृत्यु होने वाली है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या है वसीयत करवा लेना, तो ऐसी वसीयत क्या है वैलिड नहीं होती, वह जीरो है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, स्थिति बड़ी खराब है, उसकी इतना बीमार है और उसका इलाज करवाने की जगह लोग क्या क्या करते हैं, वसीयत करवा लेते हैं कोरे पेपर पर, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली और साइन करवा लिए वसीयत पर। तो बीमार व्यक्ति ने जो वसीयत की है, जिसकी मनोदशा सही नहीं थी, भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी दिमागी हालत थोड़ी ना ठीक होगी, वो टेंशन में होगा या अधमरा हालत में होगा, तो उसे अपनी बीमारी की पड़ी है। खासकर बुजुर्ग लोगों को क्या है, बहला फुसला कर वो जब बीमार हो जाते हैं या अपने अंतिम समय में होते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों का क्या है गलत फायदा उठाया जाता है और उनसे वसीयत करवा ली जाती। तो ऐसी कई प्रकार की बातें सामने आती हैं, जिससे फोर्थ पॉइंट जो है, स्पष्टीकरण जो 4 है, इसके सबसे ज़्यादा केसेस कोर्ट में आते हैं। तो बीमार व्यक्ति की मनोदशा ठीक नहीं थी, उसके द्वारा की गई वसीयत क्या है, शून्य है। इसी पॉइंट को लेकर क्या है वसीयत शून्य करवा सकते हैं। ये एक वकीलों के लिए एक लीगल पॉइंट और एक बेहतरीन पॉइंट है। विशेषाधिकार युक्त वसीयत। द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 65 के तहत एक विशेषाधिकार युक्त वसीयत एक अनौपचारिक वसीयत होती है, जिसमें सिपाहियों, वायु सैनिकों और नौसैनिकों द्वारा बनाया जाता है, जो साहसिक यात्राओं में युद्ध में मारे गए हुए होते हैं। तो मतलब जो विशेषाधिकार वसीयत होती है, यह क्या है, इन लोगों के लिए, सिपाहियों के लिए, वायु सैनिकों के लिए और नौसैनिकों के लिए होती है। भाई कहीं युद्ध हो रही है, अर्थात युद्ध होने वाला है या कोई स्पेशल मिशन है, उस पर जा रहे हैं, तो यह लोग क्या है विशेषाधिकार युक्त वसीयत करते हैं। अब ये वसीयत होती क्या है, विशेषाधिकार सहित वसीयतों को लिखित में या मौखिक घोषणा के रूप में अपनी जान को जोखिम डालने जा रहे लोगों द्वारा एक अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार करवाया जाता है। विशेषाधिकार रहित वसीयत में औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है। हमको फोकस करना था विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात साधारण वसीयत पर। तो वापस आते हैं वर्मा जी पर। वर्मा जी को वसीयत करनी है और वसीयत के माध्यम से अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों को देनी है। यह कौन सी वसीयत है, तो यह साधारण वसीयत यानी विशेषाधिकार रहित वसीयत साधारण वसीयत है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के तहत ये वसीयत की जाती है, जो वर्मा जी कर रहे हैं। तो ये हो गया टाइटल वसीयतनामा। एक फोटो लगा दीजिएगा यहाँ पर वसीयतकर्ता की। तो वसीयतकर्ता कौन हो गया, वर्मा जी। श्री मनोज वर्मा, उम्र 50 वर्ष, आत्मत स्वर्गीय श्री वीरेंद्र वर्मा, निवासी मकान नंबर E1, अरेरा कॉलोनी, जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन 482001। ये अपना वसीयत का ड्राफ्टिंग स्टार्ट रहेगा द्वारा पक्ष में, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फिर किसके पक्ष में ये कर रहे हैं, किसके पक्ष में कर रहे हैं, वसीयत ग्रहीता अर्थात बेनिफिशरीज। तो राकेश उम्र 29 वर्ष श्री मनोज वर्मा, शालिनी उम्र 28 वर्ष आत्मज श्री मनोज वर्मा, विशाल उम्र 26 वर्ष आत्मज श्री मनोज वर्मा। उक्त तीनों निवासी मकान नंबर E1, अरेरा कॉलोनी, जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश 482001। तो इस जमीन की वसीयत करना चाहते हैं तो इसका विवरण सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि कौन सी संपत्ति का वसीयत करना चाहते हैं। तो वसीयत की जा रही संपत्ति का विवरण, एक किता प्लाट स्थित। तो एक किता का अर्थ क्या होता है, जमीन का एक टुकड़ा, इसी को किता कहा जाता है। स्थित एक अरेरा कॉलोनी, जबलपुर, जिला जबलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 482001, सर्वे नंबर 18, प्लाट नंबर 38, रकबा 50 × 50 = 2500 वर्ग फुट, जिसके पूर्व में विक्रेता शेष प्लाट
पश्चिम में विनोद शर्मा का प्लाट एवं उसमें निर्मित मकान, उत्तर में विजय सिंह का प्लाट एवं उसमें निर्मित मकान तथा दक्षिण में 15 फुट चौड़ा रास्ता। कि ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लॉट या मकान वसीयत कर रहे हैं तो पूरी डिटेल उसको मेंशन करनी पड़ेगी, और खासकर चौहर्री यानी कि चौहद्दी, जिसको आम भाषा में चौगद्दी भी कई जगह बोलते हैं। तो चौगद्दी का मतलब क्या होता है? चौगद्दी का मतलब होता है चतुर सीमाएं, कि जो प्लाट है इसकी चारों दिशाओं में क्या क्या है, क्योंकि इन चतुर सीमाओं अर्थात चौहद्दी ही इसकी पहचान होती है। तो ये लिखना मैंडेटरी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी करवाएंगे, अर्थात किसी जमीन की यदि आप रजिस्ट्री भी करवाते हैं तो किसी भी मकान की, उसमें क्या होता है कि चारों दिशाओं के बारे में लिखना होगा। तो जो भी मकान या प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो उसके चारों दिशाओं के बारे में आपको लिखना होगा। आधे केस कोर्ट में इसी से फंस जाते हैं कि चौगद्दी गलत लिखी होती। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चौगद्दी यानी चतुर्भुज, चारों दिशा, आगे कौन है, पीछे कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। उक्त भूखंड की पूर्व दर्जशुदा स्वामी महेंद्र कुमार पटेल, उम्र 65 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्री राम सिंह पटेल, निवासी मकान नंबर E1, अरीरा कॉलोनी, जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 482001 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/2/2011 के माध्यम से। तो विवरण आप क्या बताएंगे संपत्ति की, कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमने बता दिया कि भैया यह प्लॉट है, प्लॉट की चतुर सीमाएं क्या है। हमने यह भी बता दिया कि आपको यह बताना भी जरूरी है कि वसीयत में कि भैया यह प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई, दान पत्र से आई, पुश्तैनी है या स्व अर्जित संपत्ति है। ये बता दो भाई साहब कि कहां से आई प्रॉपर्टी आपके पास। तो बताना पड़ेगा कि भैया हमने इस व्यक्ति से खरीदी थी, इतने रुपए में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से पेमेंट किया था, 80 लाख रुपए में हमने खरीदा था, तब जाके हमें प्रॉपर्टी मिली, तब जाके हमारा नामांतरण हुआ और हमने कब्जा किया और फिर मकान निर्मित कर लिया। आपको लग रहा होगा, लेकिन सबसे कॉस्टली एरिया है एरा कॉलोनी, तो इसीलिए इतना रेट मैंने लिखा है। अब पहले वाले पैराग्राफ में ये बता दो कि ये मकान खरीदने के लिए पैसा आपके पास कहाँ से आया, कि 80 लाख रुपए में विक्रय मूल्य में कर कब्जा प्राप्त किया था, यानी 80 लाख रुपए में हमने जमीन खरीदा और राजस्व अभिलेखों में मेरा नामांतरण हुआ। उसके बाद हमने तहसील में जाके नामांतरण करवाया, तत्पश्चात अर्थात उसके बाद मैंने उक्त भूखंड यानी अपनी जमीन में मकान निर्मित कर लिया कब्जा करके। उपरोक्त वर्णित भूखंड मैंने मेरी निजी आय से अर्जित किया था, कि भाई मेरी जो सैलरी थी जॉब के दौरान, रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा मिला था, उससे मैंने जमीन खरीदी। आपको बस इतना बताना है कि निजी आय से अर्जित किया था या नहीं किया था, पिताजी पैसे छोड़ गए या कहीं और से आपके बच्चों ने आपके लिए क्रय करवा दिया, नहीं खरीदवा दिया हो, तो यह भी बातें बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप उसी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं जो आपकी स्व अर्जित संपत्ति है। पुश्तैनी संपत्ति क्या वसीयत नहीं कर सकते? पुश्तैनी संपत्ति कौन सी होती है? ध्यान से सुनिएगा, पुश्तैनी संपत्ति अर्थात जमीन वह जमीन होती है जिसमें आपको 4 पीढ़ियां सिद्ध करनी पड़ती हैं, तब जाकर वह क्या है, पुश्तैनी संपत्ति बनती है। आपको छोड़कर आपको 4 पीढ़ियां सिद्ध करनी पड़ेंगी आपके ऊपर, मतलब आपको छोड़ दिया जाए तो पिता, दादा, आजय, पराजय यह हो गई, ठीक है ना। तो यह सिद्ध करनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रॉपर्टी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है, सालों से चली आ रही है, 4 पीढ़ियां उस पर खेती किसानी कर चुकी हैं या रह चुकी हैं, तो ऐसी जमीन पुश्तैनी जमीन कहलाती है। अगर कोई प्रॉपर्टी दादा से पिता को मिली है तो भी पिता उसकी वसीयत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 पीढ़ियां नहीं आ रही। मान लीजिए दादाजी से कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दादाजी क्या है, निर्वसीयत हुए, शांत हो गए, बिना वसीयत प्रॉपर्टी आपके पिताजी को मिल गई, तो पिताजी क्या है, ये जो पिताजी हैं उसे वसीयत कर सकते हैं, क्योंकि 4 पीढ़ियां नहीं आ रही हैं ना, वहाँ पे 4 पीढ़ियां मैंने गिनाई, जैसे कि यहाँ पे देखिए। तो ऐसे करके आपको छोड़ के पिता, दादा, आजय, पराजय, तो यह बताना जरूरी है कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को और एक एक लाइन को, आपको आज एकदम सटीक वसीयत देखने को मिलेगी कि वसीयत आखिर लिखी कैसी जाती है। उक्त भूखंड मैंने मेरी निजी आय से मकान निर्मित कराया, अर्थात भले ही आपने लोन लिया हो, चुका दिया हो, लेकिन पैसा तो आपने भरा,
उक्त संपत्ति मेरी स्व अर्जित एवं निजी संपत्ति है और उक्त संपत्ति में मेरा संपूर्ण एवं तनहा स्वतंत्र एवं कब्जा चला आ रहा है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। और तनहा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए एकमात्र मालिकाना हक। उक्त संपत्ति को अर्जित करने में मेरे पिता या अन्य किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं। अतएव मेरी उक्त निजी संपत्ति को मैंने वसीयत कर पाने का विधिक अधिकारी हूँ। बाबत ऐसा जो कि मेरी उम्र 63 वर्ष लगभग हो चुकी। कई लोग क्या है, मैंने देखी है कि कई वसीयत उसमें क्या लिखा होता है कि मेरी उम्र फलानी हो चुकी है और मैं बीमार रहने लगा हूँ, होश हवास में नहीं रहता, पता नहीं कल को क्या हो जाए। मतलब शुरू में ही लोग वसीयत फेल करवा देती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 59 में 59 में कि स्वस्थ चित्त मन होना चाहिए और मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। लोग लिखवा देती हैं कि मैं बीमार रहने लगा हूँ। अरे भाई, क्यों वसीयत को बिगाड़ रहे हो? या तो करो ही मत वसीयत, या फिर अगर कर रहे हो तो किसी एडवोकेट से सलाह ले लो। तुम तो वसीयत करके निपट जाओगे। बेचारे जिसके नाम पे वसीयत की वो परेशान होता रहेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में। हमारे पास कम से कम ऐसे 8 से 10 केस हैं, सिर्फ यही वाले, जिसमें यह कह के मर चुके वसीयत करता कि मैं बीमार रहने लगा, होश हवास में नहीं रहता। मुझे आजकल सिर्फ इसी पॉइंट पे वसीयत क्या है विवादित हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं लिखाना है, सीधी सी बात है भाई, सीधे सीधे लिखो। वृद्ध हो चुके हैं, हमारी उम्र 63 वर्ष हो चुकी है। आजकल एज रहती कितनी है किसी भी व्यक्ति की? 60 से 70। तो सीधी बात लिखो ना, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब निपट जाओ। बीमारी कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना, नहीं तो वसीयत पूरी विवादित हो जाएगी। हमने सेक्शन 59 में पढ़ा ही था, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब क्या हो जाए। वर्तमान में मेरी पत्नी एवं उपरोक्त तीनों संतानों के साथ निवास करते चले आ रहे हैं और वही मेरी आवश्यकताओं और वही देखरेख सेवा आदि करते चले आ रहे हैं। उक्त तीनों आगे भी मेरा सेवा वह देख रेख करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उक्त तीनों मेरे स्वास्थ्य और मेरी आवश्यकताओं आदि सभी का ध्यान पूरी तरह एवं अच्छे से रखते चले आ रहे हैं और मैं उक्त तीनों को अत्यधिक स्नेह एवं प्यार करता हूँ। वर्तमान में उक्त तीनों के उत्तम व्यवहार और अच्छी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। भविष्य में भी उक्त तीनों मेरी देख रेख एवं सेवा अच्छे से करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। उक्त भूखंड एवं उनमें निर्मित मकान में मेरा पूर्ण हक एवं कब्जा है और मेरी स्व अर्जित एवं निजी संपत्ति है, जिसे मैं वसीयत कर पाने में पूर्ण सक्षम हूँ। उक्त वर्णित संपत्ति की मेरे जीते जी मैं ही मालिक रहूँगा और इस वसीयत के माध्यम से युक्त कंडिका 1 में वर्णित भूखंड और मकान को मेरी उपरोक्त वर्णित संतानों राकेश, शालिनी, विशाल के पक्ष में यह वसीयत निष्पादित कर यह घोषित करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद आप तीन उपरोक्त वर्णित अनुसार उक्त संपत्ति के मालिक बनोगे और मालिक बनकर जैसा चाहो वैसा उपयोग, उपभोग या विक्रय आदि कर सकोगे। इसमें मेरे किसी अन्य रिश्तेदार या अन्य कोई व्यक्ति को भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करे तो वह झूठी मानी जावे। उक्त संपत्ति पूरी तरह पाक साफ है। पाक साफ का मतलब क्या होता है? कोई लोन वोन तो नहीं चल रहा प्रॉपर्टी में या फिर बैंक में गिरवी तो नहीं रख दी है, तो इसका मतलब होता है पाक साफ, यानी कि साफ सुथरी। कहीं रहन सहन या बख्शीश आदि नहीं है। रहन सहन या बख्शीश का मतलब होता है किसी प्रकार की देनदारी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई टैक्स वैक्स मतलब कुछ भी बकाया तो नहीं। मेरे बाद इस वसीयत के आधार पर उक्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों एवं नगर निगम जबलपुर के अभिलेखों में मेरे नाम के स्थान पर आप उक्त तीनों अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में उक्त आपत्ति मान्य नहीं होगी। उक्त वर्णित संपत्ति के अलावा मेरे अन्य कोई अचल संपत्ति नहीं है। उक्त संपत्ति के अलावा मेरी मृत्यु के समय कोई अन्य चल अचल संपत्ति या कोई नगद राशि कहीं से प्राप्त होती या मैं अर्जित कर अथवा मेरे किसी बैंक खाते में कोई राशि या फिक्स डिपॉजिट रहते हैं या शेयर बाजार में निवेश की हुई राशि होती है, तो उस संपत्ति को भी मेरी वर्णित तीनों संतानें इस वसीयत के माध्यम से समान अंश प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया था अपने वसीयत, जो हम वसीयत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम वसीयत कर रहे हैं वो हमने लिख दिया था। और अपन ने नीचे अपना बैंक भी लिख दिया कि कोई शेयर वगैरह हो। भाई वसीयत आज आप लिख रहे हो, अब ये थोड़ी ना है कि आप कल मर जाओगे, ये भी तो ध्यान में रखो। हो सकता है आप 2 साल बाद, 5 साल बाद या 8 साल बाद मरो।
मान लो इसके पश्चात आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाए तो दूसरी प्रॉपर्टी को फिर से वसीयत थोड़ी ना लिखोगे आपको, क्योंकि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक ही वसीयत लिख सकता है, एक विल लिख सकता है। एक व्यक्ति दो वसीयत नहीं लिख सकता, एक व्यक्ति की दो वसीयत नहीं होती, नहीं तो बाद में की गई वह प्रभावी कहलाएगी और पहली वाली वसीयत अपने आप फेल हो जाएगी। अब आप सिद्ध करते रहो कोर्ट में दूसरी वसीयत फर्जी है, तो अपने जीवन काल में एक व्यक्ति एक ही वसीयत लिख सकता है। अगर दूसरी वसीयत करनी है तो पहली वाली को निरस्त करवाना पड़ेगा, फिर से नई वसीयत बनेगी। अब जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो अलग अलग वसीयत बनेगी नहीं, तीनों के लिए एक सिंगल वसीयत बनेगी, उसमें ही तीनों की देनदारियां लिखी जाएंगी कि किसको कितना देना है, एक ही रहेगी। तो भविष्य में कुछ मिलने वाला है तो हमने उसके बारे में भी बता दी। अतएव यह वसीयतनामा मैंने टाइप करवा कर पढ़वा कर सुन समझ कर पूरे स्वस्थ चित्त से पूरे होश हवास में बगैर किसी प्रलोभन का डर दबाव उसके स्वेच्छापूर्वक गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर इस विलेख पर करते हुए आज दिनांक 15/2/2011 को जबलपुर में निष्पादित कर दिया, जो प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा वसीयतकर्ता का, जो वसीयत कर रहा। हमको चाहिए फिर 2 गवाह, इनका भी वसीयत में जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वह इनकी गवाही पर ही निर्भर रहता है, इनका भी वसीयत में बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे साक्षी क्रमांक 1 महेश चौहान, उम्र 43 वर्ष, आत्मा श्री राजेश चौहान, निवासी मकान नंबर E1 अरेरा कॉलोनी जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश पिन, इसके हस्ताक्षर रहेंगे। और साक्षी क्रमांक 2 संतोष शर्मा, उम्र 36 वर्ष, आत्मा श्री नंद किशोर शर्मा, निवासी मकान नंबर E1 कॉलोनी जबलपुर, जिला जबलपुर, पिन कोड, वह इनकी गवाही पर निर्भर करेगी। बाई चांस वसीयत विवादित हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है कि भाई वसीयत गलत तरीके से की गई है, मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके नाम में वसीयत कर दी और उनके जाने के बाद अब आप क्या है वसीयत के आधार पर चले गए नामांतरण करवाने तहसीलदार के यहाँ पे या कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए या बैंक की राशि लेने के लिए, और पता चला आपका चाचा का लड़का भी आ गया कि अरे दादाजी इसको अकेले नहीं देते, मेरे को भी दे के जाते, यह फर्जी वसीयत करा लिया, कूट रचित वसीयत है कि नहीं, उन्होंने ये तो साइन ही नहीं किया, उन्होंने साइन ही नहीं किया, वसीयत विवादित हो गई यहाँ पे, तो इसकी सत्यता कौन सिद्ध करेगा? इनकी सत्यता सिद्ध करेंगे ये दोनों गवाही, साक्षी क्रमांक 1 साक्षी क्रमांक 2, यह दोनों गवाह करेंगे, यह गवाही देंगे कि भाई वो हमारे साथ गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस या नोटरी अधिवक्ता के पास, हमारे सामने उन्होंने पढ़ा, वसीयत लिखवाई, हमारे सामने उन्होंने हस्ताक्षर किए। यह बातें कौन सिद्ध करेगा? तो ये दोनों गवाह सिद्ध करेंगे, साक्षी क्रमांक 1 साक्षी क्रमांक। यदि ये दोनों गवाह फेल हो गए तो वसीयत मान लो गई, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़े पढ़े लिखे होशियार व्यक्तियों को गवाह में रखना, इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी उम्र यहाँ पे देखिए, उम्र 43 वर्ष और उम्र 36 वर्ष होनी चाहिए। भाई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता। मान लीजिए वर्मा जी की उम्र तो 63 है यहाँ पे, लेकिन गवाह कितने उम्र के रखे हैं? 43 से 36, इतने उम्र के ही गवाह को अपने को रखने। यहाँ पर अगर आपने गवाह रख लिए ज़्यादा उम्र के 50, 60, 70 के, तो पता चला वर्मा जी के पहले यही निपट गए, दोनों यही एक्सपायर हो गए, तो फिर वसीयत को सही कौन सिद्ध करेगा? दिक्कत है ना। तो पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति को रखना वसीयत पर, जिन पर आपको भरोसा हो और जिनकी उम्र लगभग 43 या 36 वर्ष हो, 30 से 40 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना गवाही की उम्र। तो सबसे बेस्ट उम्र रहेगा 25 से 40 वर्ष तक रहने दें, ऐसे व्यक्ति को ही वसीयत में गवाह बनाएं। क्या वसीयत करना जरूरी है? वसीयत तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दस्तावेज हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। वसीयत व्यक्ति की संतानों में झगड़ा होने से बचाती है, वृद्धावस्था में यह बचाव भी करती है, जैसे कि बच्चों द्वारा माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देना या घर से निकाल देना। कई बार क्या होता है ना, बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप क्या है, उसकी पोटी बाथरूम साफ सफाई करते हैं, उसके टॉयलेट को साफ करते हैं, उसका बाथरूम साफ करते हैं। इसी प्रकार क्या है, बुढ़ापे में वृद्ध की स्थिति हो जाती है माँ बाप की। एक नवजात बच्चा और एक अति वृद्ध व्यक्ति दोनों की स्थिति समान होती है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों।
चल फिर भी नहीं पाते, जहां लेटे हैं वहीं पोटी सूसू कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति दोनों के पास नहीं होती। तो ऐसे वृद्धों को संतान क्या है, या तो छोड़ आती है या तो खाने पीने को नहीं देती, तो बेचारे क्या है घर में ही मर जाते हैं। तो वसीयत के माध्यम से वो अपने बच्चों को चमका के रख सकते हैं कि मैंने वसीयत लिख दी है, मेरे वकील साहब के पास जमा है, मेरे मरने के बाद ही पढ़ेंगे वह। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर तुमने घर से निकाला या मेरी सेवा नहीं करी तो पूरी प्रॉपर्टी दान कर देंगे हम अनाथालय में, या वृद्धाश्रम लोगों को दे देंगे, पूरी प्रॉपर्टी नीलाम करवा के पैसे रख लेंगे अपने पास, हमारे देशों की सेवा होती रहेगी। जैसे कि बच्चों द्वारा माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देना या घर से निकाल देना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि बच्चों में माँ बाप अगर पहले ही संपत्ति को बांट दें कि आपस में संतानों का झगड़ा ना हो, यदि एक व्यक्ति अपने धन को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, बस टिकट का महत्व बढ़ जाता है। सही विवाद खड़े अब यहाँ सही विवाद खड़े होते हैं अब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चे हैं, इनको ना मिले, किसी थर्ड पर्सन को मिल जाए, फिर देखो कितना विवाद खड़ा होता है, बहुत विवाद खड़ा होगा। वसीयत का पंजीकरण या नोटीकृत कैसे होती है? वसीयत को एक सादे कागज पर या स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेहों से बचने के लिए इसे रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, या फिर नोटरी एडवोकेट से भी नोटीकृत भी करवा सकते हैं। वसीयत क्या है, एक सादे पेपर A4 पेज के ऊपर भी लिखी जा सकती है। रजिस्टर्ड करवाने से और नोटरी एडवोकेट करवाने से क्या होता है कि वसीयत की महत्व थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है भाई कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसे रजिस्टर्ड कर दिया है। अब नोटरी एडवोकेट भी क्या है, गवर्नमेंट के ही बंदे होते हैं, गवर्नमेंट ने इन्हें नियुक्त किया है। सेंट्रल नोटरी हो गए, स्टेट नोटरी हो गए, एडवोकेट ही होते हैं, कोर्ट में केस भी लड़ते हैं और नोटरी भी करते हैं। नोटरी एक्ट के तहत इन्हें पावर होती है, व्यक्ति की पहचान करना, दस्तावेज की पहचान करना, इनके पास ये पावर होती है। रजिस्टर्ड क्या है, थोड़ी महंगा होता है और उससे सस्ता होता है नोटरी, लेकिन आप कुछ भी करवा लो। एक खतरनाक चीज़ मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, इनमें जिन लोगों को लगता है कि रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो वसीयत पक्की हो जाएगी, या फिर जिन लोगों को ये लगता है कि हम नोटरी करवा लेंगे तो हमारी वसीयत पक्की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ क्यों। अगर एक व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसे गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाना होगा। इसी प्रकार यदि वसीयत को नोटरीकृत करवाना है तो गवाहों के साथ नोटरी एडवोकेट के पास जाना होगा। विभिन्न जिला एवं तहसीलों के लिए रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होते हैं तथा इसी प्रकार नोटरी एडवोकेट हर शहर में उपलब्ध होते हैं। रजिस्टर्ड या नोटरीकृत करवाने के बाद वसीयत एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण बन जाता है। वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने में सिर्फ 1000 लगते हैं, ठीक है ना, 1000 का खर्चा रहता है, उसमें आपकी वसीयत हो जाती। रजिस्टर्ड करवाने का सही तरीका यही है। यह चार्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 रुपये आपको देने हैं रजिस्टर्ड कार्यालय में जाके, या फिर आप चाहें तो स्टाम्प वेंडर से भी मिल सकते हैं। जो स्टाम्प बेचता है उसे स्टाम्प वेंडर कहा जाता है, उससे भी आप मिल सकते हैं। यह चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हर डॉक्यूमेंट पर कितना स्टाम्प लगेगी, कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख भी सकते हैं डाउनलोड करके आराम से। इस चार्ट में हर एक चीज़ के बारे में लिखा है, हर डॉक्यूमेंट के बारे में कितना शुल्क है लिखा है, कितना स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, हर एक चीज़ लिखी इसमें। तो वसीयत की बात आती है तो 1000 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। यदि आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं, आप फिर नोटरी एडवोकेट के पास जा सकते हैं। नोटरी एडवोकेट क्या है, 400 से 500 रुपये में कर देगा। जैसे मैंने लिखा है ऐसी ही वसीयत आप भी लिखना, सेम टू सेम। नोटरी एडवोकेट के पास चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो भाई कम पैसे में करवाना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि नोटरी एडवोकेट से करवा लो, प्रक्रिया वही रहती है सेम। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने हेतु प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 से 45 तक तथा द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में दी गई है। इसी प्रकार वसीयत को नोटरीकृत कराने के लिए द नोटरी एक्ट 1952, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 08 के आदि अधिवक्ता सक्षम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ
पे रजिस्ट्रेशन एक्ट है यानी पंजीकरण होगा वसीयत का, दोनों के तहत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयत चाहे रजिस्टर्ड या नोटरीकृत या फिर सादे पेपर ही पर क्यों ना लिखी हो, उस वसीयत की सत्यता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 के तहत साबित करना ही होता है। वसीयत रजिस्टर्ड या नोटरीकृत करने से इसकी सत्यता साबित नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, वसीयत रजिस्टर्ड कराने से उसकी सत्यता साबित नहीं होती है। अर्थात जब भी विवाद आएगा वसीयत में, जैसे मैंने बताया था कि आपके दादाजी क्या है आपके नाम पर वसीयत कर गए, अब आप जाते हो वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी लेने के लिए कि भाई मेरे दादाजी मेरे नाम पे तो इतनी प्रॉपर्टी कर गए, आज आग लगा देंगे भाई। तो इतने में आपका चाचा का बेटा आ गया, वो बोलने लगा कहाँ भैया हमारा भी हक हिस्सा है, दादा तो हमारे भी थे, आपत्ति लगा देगा। जैसे ही आप नामांतरण वगैरह कराने के लिए या सेक्शन सर्टिफिकेट पेश करेंगे, इसके लिए वसीयत के आधार पर केस कर देगा, तो क्या है आपत्ति लगा देगा कि भाई मेरा भी हक है, फर्जी वसीयत है। तो वसीयत क्या है, विवादित हो गई। अब जब वसीयत ही विवादित हो गई तो क्या मतलब निकला हमारा रजिस्टर्ड करवाने का या नोटरी करवाने का या सादे पेपर पर करवाने का, तीनों फेल हो गई ना यहाँ पे। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की सेक्शन 67 के तहत कि भाई जो वसीयत की थी वह सही है। और साबित कौन करेगा, हमारे यह दो गवाह जो हमने वसीयत में गवाह बनाए थे, यह कोर्ट में आकर गवाही देंगे कि दादाजी हमारे साथ आए थे, बहुत बढ़िया थे, स्वस्थ चित्त थे, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, वह चाहते थे कि यही सेवा करता था उनकी और वह यह चाहते थे कि पूरी प्रॉपर्टी इसे देना चाहिए, इसीलिए इसके नाम पर लिख गए वो वसीयत में। उन्होंने पढ़ी थी समझी थी, फिर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, फिर हमने हस्ताक्षर कर दिए, हमारे साथ वापस घर लौट गए। यह दोनों क्या है, वसीयत को साबित करेंगे। साक्षी क्रमांक 1 साक्षी क्रमांक 2। अब भाई यहाँ पे यह देखो कि यह कहाँ लिखा है कि भाई रजिस्टर्ड नोटरीकृत विवादित हो जाए तो उनका महत्व नहीं रह जाता है। तो यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बोल रहा हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है साल में 1 या 2 बार। ये जो जजमेंट अभी है लैंडमार्क जजमेंट, ये 2025 अभी का रिसेंट का ही है। लीला एंड ORS वर्सेस मुरु गन्नाथम वर्सेस ORS नेचुरल सिटिएशन 2025 INSC 10 सिविल अपील नंबर 7578/2030, यह रीसेंट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने या नोटरी करवाने से सही साबित नहीं हो जाती कि भाई यही सही है, ठीक है ना। आपको गवाहों को बुला के गवाही करवानी पड़ेगी, उसकी सत्यता साबित करनी पड़ेगी। वसीयत द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 61, कपट प्रपीड़न या अति याचना द्वारा अभीष्ट प्राप्त विल वसीयत, ऐसा विल वसीयत या विल वसीयत का कोई भाग जो कपट प्रतिबिंब द्वारा ऐसी अति याचना द्वारा किया गया है जिससे निर्वस्त्र या स्वतंत्र कर्ता नहीं रह जाता, ऐसा शून्य है। अति याचना का मतलब क्या होता है, टार्चर करके करवाई गई वसीयत, यानी किसी ने दबाव डाल के वसीयत करवा ली, तो ऐसी वसीयत क्या है कि शून्य कहलाती है। तो इस पॉइंट पर भी क्या है, आप वसीयत को उड़वा सकते हैं, यानी कि वसीयत को निरस्त करवा सकते हैं। ये एक वकील के लिए प्लस पॉइंट है। अब ये तो हो गई वसीयत करवाने की फेवर की बात कि वसीयत कैसी होगी, क्या क्या होगा, ये होगी वसीयत करवाने की बात, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सही में वसीयत कूट रचित है, झूठी है, आपको पता है कि भाई वसीयत झूठी है और आपका चाचा के लड़के ने क्या किया कि पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी दूसरे भाई ने या किसी बहन ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली वसीयत करवा के। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जब आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए और कोई अन्य भाई बहन या कूट रचित तरीके से वसीयत करवा के प्रॉपर्टी हड़प लें, तो जब आप गवाही करवाएंगे तो इन दोनों गवाहों को तोड़ेंगे आप गवाही में, इनमें क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, प्रति परीक्षण कि भाई बताओ कितने समय आए थे, किस दिन आए थे, किस तारीख को वसीयत करवाई थी। या तो दोनों में से कोई गलत बोलेगा या दोनों ही गलत बोल देंगे या फिर बोल देंगे हमें मालूम नहीं। ये कब का कंडीशन लगेगा, जब कोई जानबूझकर कूट रचित धोखाधड़ी से वसीयत तैयार करवा ले, तो आप उसके वसीयत को तोड़ेंगे, उसके वसीयत को चैलेंज करेंगे, तब के लिए ये है। अब फिर
आप बीमारी में उसको घेर लेंगे कि भाई दादाजी तो बीमार थे, इलाज के पर्चे हो तो वो दिखा दो। ये भी पूछ लीजिएगा कि देखिए उनका इलाज तो चल रहा था, वो तो आने में सक्षम नहीं थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमको तो हमारा डिफेंस यानी बचाव करना है, बस पूरी गवाही अपने डिफेंस में घुसेड़ दो, भर दो पूरे अंदर तक। इनको इतने क्रॉस एग्जामिनेशन में दो कि हाँ भाई ये भी बता दो कि कौन सी गाड़ी से आए थे, ये बता दो कहाँ की बाइक से आए थे, कार से आए थे या बाइक से आए थे। अब इतना दिमाग तो चलेगा नहीं, कितना याद हो, एक बोल देगा बाइक से लेके आए थे, एक बोल देगा कार से लेके आए थे। तो गवाही आप देख रहे हैं, गवाही में मतभेद हो रहा है। तो ये दोनों सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं वसीयत की सत्यता को। कौन से रंग के कपड़े पहने थे, दूसरे ने या दादाजी ने जो वसीयत करने आए थे। वसीयत नामा में तुमने कहाँ कहाँ हस्ताक्षर किए थे, आप ये भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई नोटराइज वसीयत कराए थे तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप पुराने साइन दिखा। जैसे बाई चांस नकली साइन कर दी है वसीयत पर किसी ने वसीयत करता, तो उसको तो पता ही नहीं कि उसने वसीयत कर दी और वो मर जाता है, तो आप एक ये पॉइंट भी पकड़ सकते हैं। फिर बाद में तो ऐसी वसीयत क्या है कि फर्जी वसीयत है, तो आप उसके ओरिजिनल साइन लाके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो असली वसीयत है फर्जी वसीयत है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप उसके ओरिजिनल साइन ला के दिखा के पूछ सकते हैं गवाहों को कि ये साइन किसके हैं, या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से साइन भी मैच करवा सकते हैं। कई ऑप्शन है, तो ऐसे करके क्या है गवाह को आपको तोड़ना पड़ेगा। गवाही में दोनों का आपस में मतभेद हो गया, वसीयत क्या है सही साबित नहीं हो पाएगी और जिन लोगों का नाम वसीयत मिलेगा उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जिनको ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आप कानून को सही और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने कुछ बेहतरीन बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट, एमपी लोकल लॉज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी किताबें। ये सभी बुक्स स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों और कानून समझने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इन बुक्स में आपको कानून की धाराएं और उनकी आसान भाषा में समझ मिल जाएगी। अगर आप भी कानून को गहराई से सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। इन सभी बुक्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिसे भी जरूरत हो वह नीचे दिए गए लिंक से आसानी से खरीद सकता है। सही जानकारी और सही गाइड के लिए अच्छी बुक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है ये बुक्स आपकी पढ़ाई और जानकारी में जरूर मदद करेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।